दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर पॉलिटिक्स है वह अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। और स्पेशली जब हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये आपको ऐसी चीज़ करके दिखाता है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाउ जस्ट सी इन बिहार। पिछले एक दिनों में बिहार में आप देखोगे तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नीतीश कुमार आप सब जानते हो रिजाइन कर दिए, और जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वह सम्राट चौधरी बने हैं। क्या आपको पता है 2023 में सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था। ये कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को हटा नहीं देता, क्योंकि उस समय वह चीफ मिनिस्टर थे, तब तक मैं ये पगड़ी नहीं हटाऊंगा। और आज हालत यह है कि खुद नीतीश कुमार बधाई दे रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जो ओवरऑल चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कई लोगों को कन्फ्यूजन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जैसे कि यहाँ पर डिसॉल्यूशन, जो कैबिनेट का डिसॉल्यूशन किया गया है, क्यों वो किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। कल जो है बिहार में एक प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन ऑफ पावर देखने को मिला। सबसे पहले तो जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने अपनी लास्ट कैबिनेट मीटिंग रखी, और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसॉल्यूशन है वो यहाँ पर रेकमेंड कर दिया, और उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की। जो गवर्नर हैं बिहार के इस समय सैयद अता हसन नैन, और उन्होंने अपना रेगनेशन दे दिया चीफ मिनिस्टर के तौर पर तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसॉल्यूशन जो है वो रेकमेंड किया गवर्नर को, और उसके बाद जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कोई सडन कोलैप्स नहीं है, ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि सबको पता था जो नीतीश कुमार है वो राज्यसभा के अंदर जाने वाले हैं और बिहार को एक नया चीफ मिनिस्टर मिलने वाला था। अच्छा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे ना, जो स्ट्रक्चर होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का, तो संविधान के अंदर जो गवर्नर है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर और जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जस्ट लाइक सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पूरा मिनी यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो। आर्टिकल 163 में सीएम एडवाइस करते हैं गवर्नर को, जो मतलब कहने के लिए तो स्टेट का जो सबसे बड़ा हेड है वो गवर्नर है, लेकिन गवर्नर अपने आप में एक्ट नहीं कर सकता। उनको चीफ मिनिस्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर कहेगा उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। और आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग गवर्नर्स प्लेजर। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स वगैरह आए हैं पिछले पास्ट में, उसमें साफ साफ ये है कि जिसकी बहुमत होती है, जो भी यहाँ पर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट लेकर आया, उसको ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। उसमें ये नहीं कह सकते कि गवर्नर साहब कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, खैर जो भी है, क्वेश्चन ये आता है कि कैबिनेट को क्यों डिसॉल्व किया गया जस्ट बिफोर रेजिग्नेशन। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब तक चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहा है ना, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसी की वजह से नीतीश कुमार ने गवर्नर को डिसॉल्यूशन ऑफ कैबिनेट का रिकमेंडेशन दे दिया और तब जाकर रिज़ाइन किया। और इसका सीक्वेंस समझिए। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है, उसको रोका जाता है। यहाँ पर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं ना, वो प्रॉपरली एंड होती है। और ऐसा सिचुएशन ना आए ताकि यहाँ पर मान लो चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया और जो बाकी के मिनिस्टर हैं वो अभी भी मिनिस्टर बने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर है नहीं तो बाकी के मिनिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले डिसॉल्यूशन ऑफ कैबिनेट किया जाता है ताकि सारे मिनिस्टर्स को भी हटाया जाए। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन होता है, एक प्रोसीजरल करेक्टनेस होता है ताकि कोई क्राइसिस ना आ सके। अच्छा,
यहाँ पर लीगल नेचर ऑफ डिसॉल्यूशन समझिए। हम यहाँ पर किसके डिसॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? कैबिनेट की। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंबली की। नहीं, असेंबली अगर डिसॉल्व होगा तब तो नया चुनाव कराना पड़ेगा। क्या है कि चुनाव तो ऑलरेडी हुआ था। आप सब जानते हो, पिछले साल यहाँ पर एनडीए को, जो बीजेपी और जेडीयू है, उनको भारी बहुमत मिली थी। काफी बड़ा नंबर ऑफ सीट्स आया था, राइट? तो वो चुनाव तो अब 5 साल के बाद ही होगा, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है, राइट? यहां पर जो डिसॉल्यूशन हुआ है वो कैबिनेट का हुआ है, एंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है? तो इसकी वजह से अब सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो अपने अपने मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। इस तरह से पूरी चीजें चलने वाली हैं। अच्छा, रेजिग्नेशन के बाद होता क्या है? अगर एक बार चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो गवर्नर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं रेजिग्नेशन को। यहां पर गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं सीएम से कि आप एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने रहिए। देखो, वो दूसरे केस में होता है। यहां पर तो क्या है, पहले से पता था कि नीतीश कुमार जी रिजाइन करेंगे और तुरंत जो है यहां पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो यहां पर एज सच कोई बीच में क्राइसिस नहीं आया, ठीक है? और यहां पर जो मेजॉरिटी लीडर है उसको चुना जाता है, नई सरकार बनती है, उनको असेंबली में प्रूव करना होता है मेजॉरिटी, ठीक है? तो इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन का कारण क्या है? देखो, ये तो आप सभी जानते हो कि वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के एमपी के तौर पर वो ऑलरेडी शपथ ले, मतलब वहां पर राज्यसभा में ऑलरेडी जा चुके हैं। और यहां पर वो ड्यूअल रोल जो था उनका, दैट इज चीफ मिनिस्टर और एमपी, ये आपका नहीं पॉसिबल है। या तो वो राज्य में चीफ मिनिस्टर बने रह सकते थे या फिर पार्लियामेंट जा सकते थे। तो फाइनली वो शिफ्ट कर रहे हैं स्टेट से सेंटर की तरफ। अब डिपेंड करता है कि क्या वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। क्या होगा आगे चलकर? हो सकता है कि बीजेपी के अंडर में जो प्रेसिडेंट का चुनाव, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब हो सकता है या फिर वो राज्यसभा में ही बने रहे और पूरा उनका जो टर्म होगा 6 साल का, उसके बाद वापस से रीअपॉइंट हो जाए। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एनडीए के अंदर भी एक इंटरनल पावर एडजस्टमेंट है। बिहार अभी तक एनडीए अलायंस के तौर पर गवर्न किया जा रहा था, जिसमें बीजेपी एक जूनियर पार्टनर थी। यहां पर बीजेपी अब डायरेक्ट लीडरशिप ले रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहली बार कोई बिहार में चीफ मिनिस्टर बन रहा है। क्योंकि आप सब जानते हो कि अभी तक सिर्फ जो नीतीश कुमार हैं, वो पिछले 2 दशक से तो चीफ मिनिस्टर बने ही हुए थे। उसके पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तो उन्हीं का पूरा दौर चल रहा था। लेकिन अब फाइनली पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का खुद का चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो वो बीजेपी में एक सीनियर लीडर है और यहां पर आप देख सकते हो वो कुशवाहा ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के अंदर अलग अलग सब सेक्शंस हैं, आप देख पाओगे, जिसमें कुशवाहा का अच्छा खासा आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, 4.1%। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स में ना जो कास्ट कोएलिशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। एंड इसी के इर्द गिर्द काफी कुछ चीजें चलता है। जैसे आप लालू प्रसाद यादव का देख लीजिए, जिस तरह का पूरा कास्ट पॉलिटिक्स रहा है। नीतीश कुमार कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उनका एक सेगमेंट बना हुआ है। वो एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर पर्सनालिटी ड्रिवन आप कह सकते हैं। फिर बीजेपी का अपना एक अलग ही यहां पर बना हुआ है, अपर कास्ट और बाकी के जो लोग हैं। तो इसकी वजह से पूरा आपको बिहार में ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर जब हम सम्राट चौधरी की बात करते हैं तो वो काफी अग्रेसिव पॉलिटिकल पोजीशनिंग के तौर पर जाने जाते हैं और बीजेपी में एक मास लीडर के तौर पर सामने आए हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा इनकी पॉलिटिकल जर्नी बताता हूं, क्योंकि शायद कई लोगों को पता नहीं होगा। जब इन्होंने अपना पॉलिटिक्स शुरुआत किया था ना, वो आरजेडी में, जी हां, लालू प्रसाद यादव की जब पार्टी थी, और जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी,
तब बहुत ही यंग एज में उनको मिनिस्टर बनाया गया था बिहार का, और उसके बाद उन्होंने आरजेडी से शिफ्ट मारा था जेडीयू के अंदर, और फाइनली जो है यहाँ पर वो बीजेपी में शिफ्ट हुए 2017 में। वो बीजेपी ज्वाइन किए और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी भी रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आउटरीच को एक्सपेंड किया, ग्रास रूट जो कैडर होता है उसको मजबूत करने की कोशिश की, और 2024 में जब नई सरकार बनी, मतलब वापस से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने चुनाव के बाद, तो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था सम्राट चौधरी को, और यहाँ पर फाइनली अब जाकर उनको जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो हिस्टोरिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने आपको पहले ही बोला कि पहली बार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा है बिहार में। अभी तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ चलता था। नाउ अब क्या होगा कि बीजेपी सरकार को लीड करेगी, और मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये कोalition डिपेंडेंसी से अब पार्टी डोमिनेंस की तरफ बिहार के अंदर आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो इस पूरे चार्ट में एनडीटीवी का है। इसमें दिखाया गया है कैसे यहाँ पर कौन कौन से राज्य में डायरेक्टली बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। देखो क्या होता है ना, एक तो आप कोalition में हो, किसी राज्य में आप कोalition पार्टनर हो, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आपका खुद का चीफ मिनिस्टर कौन कौन से राज्य में है, इसमें बीजेपी आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो मतलब बीच का हिस्सा है ना जो भारत का, चाहे आप ऊपर से उत्तराखंड से शुरुआत करिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे राज्यों के अंदर, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर यह इतना मायने रखता है क्योंकि इट इज़ द एंड ऑफ नीतीश कुमार एरा। पिछले 20 वर्षों से वो बिहार के पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे थे। वो जाने जाते थे गुड गवर्नेंस के तौर पर। अलायंस शिफ्ट काफ़ी उन्होंने किया, आप जानते ही हो, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन उनका जो रेजिग्नेशन है ना, वो पर्सनैलिटी ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल को एक प्रकार से दिखाता है कि ये अब खत्म हो रहा है बिहार में। अब डिपेंड करता है कि क्या सम्राट चौधरी अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी बना पाते हैं। क्योंकि एक होता है कि जैसे मान लो अब बीजेपी में देख लो कि यहाँ पर बीजेपी जो पार्टी है, सेंटर में जब चुनाव जीतती है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो पर्सनैलिटी ड्रिवन हो जाती है। तो यहाँ पर भी अभी तक नीतीश कुमार के तौर पर ही सब कुछ देखने को मिलता था। जब भी बिहार की बात आती थी नीतीश कुमार, तो क्या अब चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी या फिर अब पार्टी डोमिनेट करेगी, बीजेपी एज अ पार्टी डोमिनेट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। बहुत सारे चैलेंजेस है। इकोनॉमिक चैलेंज है, बिहार में हाई रेट ऑफ पॉवर्टी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, माइग्रेशन काफ़ी होता है, वहाँ से लोग दिल्ली, महाराष्ट्र कई जगह जाते हैं काम करने। सोशल चैलेंजेस भी हैं, कास्ट टेंशन बनी रहती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर को लेकर काफ़ी गैप्स है, पॉलिटिकल चैलेंज है। यहाँ पर बीजेपी को मेंटेन करना है, जेडीयू के साथ रिलेशन जो अपोजिशन है, तेजस्वी यादव, आरजेडी ग्रास रूट बेस, उसको काउंटर करना है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से सरकार चलती है। लेकिन डेफिनेटली आज से बिहार के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कई आप कह सकते हैं वर्षों के बाद, 20 से 25 सालों के बाद जो है एक बड़ा चेंज आ रहा है। नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स से दूर जा रहे हैं। देखते हैं अब किस दिशा में बिहार जाता है।